नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका ई अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, हम टेस्ट पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए जो टेस्ट पेपर लगवा रहे हैं, तो ये उसी क्रम में ये अगला सेशन है। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस सेशन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर ये सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करने के लिए इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देते हैं, वहाँ से इस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि सूर्य मित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि सूर्य मित्र है क्या। भाई सीधी सी बात है। और सूर्य मित्र से संबंधित जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से उपरोक्त सही कथन छांटने हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसे पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि ये सौर क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आपको बता दें, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक ये स्वायत्त संस्था है। ठीक है, तो किसकी है ये? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम को आयोजित करती है, जिसका उद्देश्य युवाओं के कौशल को विकसित करना और भारत और विदेशों में बढ़ती सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना करना और संचालन एवं रखरखाव के लिए क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से सही कथन आपको छांटना है। तो फर्स्ट है कि इसके तहत गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि व्यवसायों को ऋण प्रदान किया जाता है। ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। बाकी दूसरा स्टेटमेंट है कि इसके तहत सीधे सूक्ष्म उद्यमियों को ऋण जारी किया जाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, सीधे नहीं जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बात करते हैं। आपको बता दें, जो गैर कॉर्पोरेट बैंक हैं और गैर कृषि जो लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, उनको 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, मुद्रा एक पुनर्वित्त संस्था है। मुद्रा के तहत सीधे सूक्ष्म उद्यमियों को उधार नहीं दिया जाता है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट में बोला था कि दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ऋण जो है ना, वो वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी और छोटे वित्त बैंकों, सहकारी बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटी छोटी विनिर्माण इकाइयां, सेवा क्षेत्र की इकाइयां, दुकानदार जैसे गैर कॉरपोरेट छोटे व्यवसाय प्रतिष्ठान इस योजना के लिए योग्य होते हैं। बाकी आपको बता दें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। ठीक है, फंडिंग द अनफंडेड के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से इसके अंतर्गत वित्तीय साक्षरता सहित क्रेडिट प्लस सेवाओं को शामिल किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी किस उद्देश्य से। फर्स्ट है कि सस्ती ब्याज दरों पर गरीबों को आवास ऋण, तो आवास ऋण से संबंधित है नहीं, है अलग से पता चल रहा है, गलत है। सेकंड है कि पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को पुनर्गठन के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री जन धन योजना के रूप में जो नामित वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के तहत गरीब से गरीब लोगों के बैंक खाते खुलवाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, किस लिए किया गया है? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा जन शिक्षण संस्थान का उद्देश्य लक्ष्य क्या है, ये देखना है। तो फर्स्ट है डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है जन शिक्षण संस्थान का लक्ष्य। सेकंड है बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप अनपढ़ और स्कूली शिक्षा बीच सत्र में छोड़ने वाले युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, तो यही इसका आंसर है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट चलो देख लेते हैं। बाकी खेतों में प्रभावी जल प्रबंधन से संबंधित अधिक सफल के बारे में किसानों को जागरूक करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जलवायु परिवर्तन के बारे में जनता को संवेदनशील बनाना, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपको बता दें, जो जन शिक्षण संस्थान है वो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित अनपढ़
नवसाक्षर तथा स्कूली शिक्षा के बीच सत्र में छोड़ने वाले युवकों को बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार कौशल की पहचान करके व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। गैर औपचारिक वयस्क एवं सतत शिक्षा के क्षेत्र में कौशल उन्नयन के लिए तो जो जन शिक्षण संस्थान है इसकी स्थापना एक संस्थान के रूप में की गई है। यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला साक्षरता समितियों को शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन सहायता मुहैया कराता है। इसका उद्देश्य ओपन लर्निंग सिस्टम के माध्यम से समतुल्यता कार्यक्रम आयोजित करना है। पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रणालियों के ज्ञान और समझ की सीमा को बढ़ाना है। धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकीकरण, जनसंख्या विकास, महिला समानता, पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों को बढ़ावा देना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से चौथी औद्योगिक क्रांति का गुण धर्म है या इनफैक्ट उसका गुण है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसमें से सही स्टेटमेंट छांटना है। तो फर्स्ट है कि यह उस अवधि को चिन्हित करती है जो उत्पादन को यंत्रीकृत करके भाप इंजन के उद्भव का साक्षी बनी है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। सेकंड है कि इसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने हेतु विद्युत शक्ति का उपयोग किया गया है। ऐसा भी कुछ नहीं है। थर्ड है कि यह डिजिटल क्रांति पर आधारित है। इसमें तकनीकी का एक संलयन है जो भौतिकी और डिजिटल और जैविक क्षेत्रों के बीच की दूरी को कम करता है। यही स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आपको बता दें जो प्रथम औद्योगिक क्रांति है उसके दौरान उत्पादन को यांत्रिकृत करने हेतु पानी और भाप की शक्ति का उपयोग किया गया था फर्स्ट औद्योगिक क्रांति में। फर्स्ट औद्योगिक क्रांति में किसका उपयोग किया गया था? तो वो किया गया था उत्पादन को यांत्रिकृत करने हेतु पानी और भाप की शक्ति का उपयोग किया गया था। दूसरी औद्योगिक क्रांति के दौरान बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले विद्युत शक्ति का उपयोग किया गया था। तीसरी औद्योगिक क्रांति के दौरान क्या किया गया था? उत्पादन को स्वचालित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया था। वहीं चौथी औद्योगिक क्रांति है वो 20वीं शताब्दी के मध्य से जारी है। यह तीसरी यानी डिजिटल क्रांति पर आधारित है जिसमें तकनीकों का एक संलयन और भौतिक डिजिटल जैविक क्षेत्रों के बीच की दूरी को कम करना है। ठीक है, यह है चौथी औद्योगिक क्रांति में। बात यहाँ पर चारों क्रांतियों को हमने डिस्कस किया। बाकी बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। मैं आपको बता दूं कि डीप पैकेट इंस्पेक्शन प्रौद्योगिकी ग्राहकों को अनियंत्रित स्पैम और इंटरनेट पर वायरस ट्रैफिक से बचाता है। सेकंड है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 की धारा 69A के तहत भारत सरकार किसी की वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है। तो इसमें से देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपको बता दें ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब कैसे हो जाएगा तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो डीप पैकेट निरीक्षण प्रौद्योगिकी एक यह ऐसा साधन है जो ग्राहकों को अनियंत्रित स्पैम वायरस ट्रैफिक से बचाता है। लोग इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं इसकी निगरानी करने में यह अधिकारियों की मदद भी करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A केंद्रों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी के लिए सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने हेतु जारी करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ यह है कि सरकार किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है। ये सरकार के हाथ में होता है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है और बाकी ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो ये फर्स्ट ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस तरीके से देखना है कि एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बैक्टीरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कौन सा में से सही नहीं है। फर्स्ट है कि सभी एंटीबायोटिक औषधियों में सर्वाधिक बिक्री बीटा लेटेक्स सभी एंटीबायोटिक औषधियों में सर्वाधिक बिक्री बीटा लैक्टेम तथा उसके बाद क्विनोलोम जीवाणुरोधी की हुई। सेकंड दे रहा है कि मवेशी एंटीबायोटिक रोधी बैक्टीरिया को आश्रय दे सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है कि एंटीबायोटिक रोधी बैक्टीरिया
नदियों और सीवेज में छिपे होते हैं और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को जोखिम में डाल देते हैं। लास्ट है कि सिप्रोफ्लोक्सासिन क्षय रोग से ग्रसित लोगों को दी जाती है। तो ये यहाँ पर देखते हैं, तो इसका आंसर डी सही है कि यही इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंध रखते हैं। तो किस तरीके से तो देखते हैं, सभी एंटीबायोटिक दवाओं में बीटा लैक्टम जैसे कि पेनिसिलिन की सर्वाधिक बिक्री हुई, जिसके बाद सिप्रोफ्लॉक्सासिन जैसे क्विनोलोन जीवाणुरोधी की बिक्री हुई। पेनिसिलिन का उपयोग घाव के संक्रमण के इलाज हेतु किया जाता है। वहीं एंटीबायोटिक्स ने पर्यावरण को भी अपना माध्यम बना लिया और मसलन मवेशी प्रतिरोधी बैक्टीरिया को आश्रय प्रदान करते हैं, जिसके संपर्क में आने पर मनुष्य के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रतिरोधी बैक्टीरिया नदियों और सीवेज में भी स्थान बना के रहते हैं और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को खतरे में डाल देते हैं। वर्ष 2009 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च के वैज्ञानिक ने कानपुर में गंगा के किनारे कई स्थानों के अध्ययन में जीनस एंट्रोकोकस की 4 प्रजातियों को पाया, जो अनेक एंटीबायोटिक दवाओं जैसे कि तपेदिक का इलाज करने वाली इसमें दवा शामिल थी उसके लिए प्रतिरोधी है। सिप्रोफ्लोक्सासिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से प्रभावित लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा सेशन समाप्त होता है। अब यदि आपको ये सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट सेशन में।